नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉक के बारे में। आपको भी शॉक लगेगा जब आप अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ, और आपको पता लगेगा कि शॉक बहुत तरह के होते हैं। नॉर्मली जिस शॉक के बारे में हम सुनते हैं वो क्या होती है, किसी की अगर मृत्यु हो गई तो अच्छा शॉक की वजह से हो गई, सिर्फ एक शब्द को हम जानते हैं शॉक, बस। अब शॉक घर में भी लगता है जब आपको पता लगता है कि आपका रखा हुआ मिठाई किसी ने खा लिया। आपने अपने लिए छुपा करके रखा लेकिन उसको किसी और ने खा लिया। आपकी जो फेवरेट चीज़ है, घर में बहुत अच्छा खाना बनता है लेकिन शौक तब लगता है जब आप बाहर जाओ और वो चीज़ ख़त्म हो जाए, आपके लिए कोई फिर ना रखे। शौक तब भी लगता है पेरेंट्स को जब आप पकड़ा जाओ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए, जब आप पकड़ा जाओ अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए। तो ये तो नॉर्मली शौक की कहानी हो गई। किसी व्यक्ति को हमने बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा व्यक्ति है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन जो उसकी असली चेहरा है वो बाद में हमें दिखता है तो हमें उस टाइम भी शौक लगता है कि अच्छा इसको तो हमने इतना अच्छा माना लेकिन ये तो इस तरह का निकला, तब भी हमें शौक लगता है। तो इस शौक की हम बात नहीं कर रहे हैं। मेडिकल लाइन में इस टाइप के शौक की बात हम नहीं कर सकते हैं। हम जो शौक की बात करते हैं वो कुछ अलग है। वो बॉडी के अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम उस वाले शौक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आज का टॉपिक लिख दूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगता होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो शॉक का अगर मैं एक शब्द में या फिर एक लाइन में आपको बताऊं कि आखिर शॉक क्या होता है, शॉक का मतलब होता है सर्क्यूलेटरी कोलैप्स। सर्क्यूलेटरी कोलैप्स, CO ये C है, कोलैप्स। नोट्स आपको हमेशा मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और जो इलाज होता है कोई भी डिजीज़ का वो मैं वीडियो के लास्ट में सब कुछ बताने के बाद बताती हूँ। तो आप कमेंट करते हो कि आपने इसका इलाज नहीं बताया। इलाज बताया जाता है लेकिन आप सही से सुनते नहीं हो कि ट्रीटमेंट आखिर क्या है। दो चीज़ पे आपको मार्क्स मिलते हैं, दो चीज़ पे। पहला आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कारण क्या है। इस पर सिर्फ 1 नंबर मिलता है या फिर 2 नंबर, और लक्षण पे भी 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको दिया जाता है मैनेजमेंट पे या फिर ट्रीटमेंट, इसको कह लीजिए। जब आप किसी का इलाज अच्छे से करोगे तभी तो आप उस मरीज को ठीक कर पाओगे, तो नंबर आपको उसी पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शॉक का मतलब क्या हो गया, सर्क्यूलेटरी कोलैप्स। अब सर्क्यूलेटरी कोलैप्स का मतलब क्या हो गया कि बॉडी में खून की मात्रा, पानी की मात्रा अचानक से कम हो गई हो। मेन अगर हम कहें तो बॉडी में खून के साथ ही तो पानी मिक्स होता है, तो बॉडी में फ्लूइड और ब्लड की मात्रा अचानक से क्या हो गई हो, ब्लड की मात्रा अचानक से कम हो गई हो। अचानक से कम हो जाने को हम बोलते हैं शॉक, जिसमें सभी अंगों को प्रॉपर खून मिलना चाहिए लेकिन खून नहीं मिल पाता है। जब बॉडी को खून नहीं मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्या वो बॉडी काम कर पाएगा? जिस तरह हमें खाना चाहिए, हमें टेस्टी खाना चाहिए, और महीने 1-2 महीने पे हमें और अच्छा भोजन चाहिए, स्पेशली बहुत टेस्टी वाला चाहिए, है ना। उसी तरह हमारे बॉडी को भी ब्लड चाहिए, हमारे बॉडी के सभी अंगों को ब्लड चाहिए, रोज रोज खाना उसको मिलना चाहिए। तो जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो क्या वो सही से काम कर पाएगा? क्या वो एनर्जेटिक रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब हमारा बॉडी का सभी अंग काम नहीं करेगा उस टाइम में हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, ये हम सभी को पता है। लेकिन अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड में होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड अपने साथ क्या क्या लेकर के घूमता है, जो हम खाते हैं वो पच करके कहाँ जाता है, ब्लड में मिक्स होता है और फिर सभी अंगों तक पहुँचता है, ये हम सभी को मालूम है। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन तब होती है जब वो ऑर्गन यूज़ कर लेता है ब्लड, और फिर वो जो गंदा ब्लड है वो फिर से हमारे दिल तक जाता है और दिल फिर से उसको फेफड़े में भेजता है कि जाओ भैया ऑक्सीजन लेकर के आओ फेफड़े से, और फिर फेफड़ा उसको ऑक्सीजन देता है ब्लड को, और फिर वापस वो दिल के पास जाता है कि हाँ मैंने ऑक्सीजन ले लिया। अब फिर जो दिल बोलता है कि अच्छा ठीक है तुमने ऑक्सीजन ले लिया, अब तुम जाओ सभी अंगों के पास। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए शॉक का मतलब शॉर्ट में हमने क्या समझा, सर्कुलेटरी कोलैप्स, जिसमें ब्लड कम हो जाता है, और जब जैसे ही ब्लड कम हो जाएगा ऑक्सीजन और पोषक तत्व जिसको हमने बोला न्यूट्रिएंट्स, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने कम कर दिया, कम हो जाएगी, बात खत्म। इसी को हम बोलते हैं शॉक। अब अगर हम देखें कि शॉक का कारण क्या क्या होता है,
ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से शॉक लग जाता है? तो पहला अगर हम कह सकते हैं, पहला आप समझ लीजिए हार्ट अटैक। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, ठीक, हार्ट अटैक, बहुत दबा दबा करके घी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ खाते हैं, तेल वाली चीज़ खाते हैं, मसाले वाली चीज़ खाते हैं आप, तो हार्ट अटैक तो आना ही है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब हाई होता है बॉडी में तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी नसें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। खून बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में है आपके बॉडी में, लेकिन दिल तक नहीं पहुँची। जो दिल है वो एक तरह से सेंटर है और उसी सेंटर से सारा काम संचालित होता है। हमारा जो दिल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और जब दिल को खून नहीं मिलेगा, मतलब मेन सेंटर में खून गया ही नहीं, ईंधन उसको लगा ही नहीं, पेट्रोल हमने दिया ही नहीं जो कि हमारा खून है, तो बॉडी जो हमारा हार्ट है वो पंप कैसे करेगा, वो चलेगा कैसे, चालू नहीं होगा, तो हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी शॉक लग जाता है। दूसरा क्या है, इंजरीज। अगर हमें चोट लग जाए बहुत गंभीर और बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाए, है ना, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड बहुत एक्सेस बाहर निकल जाए, तो अचानक से बॉडी में खून की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से शॉक लग जाता है। अब कह लीजिए बर्न, अगर कोई व्यक्ति जल जाता है, जब जलता है तो बॉडी में खून की भी मात्रा कम हो जाती है, उसमें भी शॉक लग जाता है। उसके बाद क्या है, स्पाइनल इंजरी। अगर आपकी रीढ़ की हड्डियों में चोट लग जाती है, बहुत गंभीरता वाली चोट होती है वो, तो उसमें भी आपको शॉक लग जाता है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्जरी के टाइम भी हम देखें तो कभी कभार शॉक लग जाता है। हेवी ब्लीडिंग आप कह सकते हो, अगर किसी का खून बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो उस टाइम में भी लग जाता है। वॉमिटिंग, अगर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम भी लग जाता है। या फिर कह लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरिया की वजह से भी। उसके अलावा क्या हो सकता है, पॉइज़न की वजह से भी। उसके अलावा आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, बॉडी में अगर इन्फेक्शन लग गया उसकी वजह से भी। तो ये सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको शॉक लग जाती है। इन्फेक्शन हो जाए तो, चोट लग जाए तब, उसके बाद क्या है, कोई जल जाए तब, अगर आपने कुछ जहर खा लिया, किसी के गम में, किसी के याद में आपने चूहा मारने वाली दवाई खा ली, तो आपको होगा तो कुछ नहीं, लेकिन शॉक जरूर लग सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। बॉडी में कुछ नहीं होगा, वो उतना ज़्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन अचानक से बॉडी में पॉइजन होने की वजह से शॉक लग जाएगा और उस शॉक लगने की वजह से आपकी मृत्यु होगी। इसका मतलब है कि पॉइजन खाने की वजह से नहीं, पॉइजन की वजह से लगा शॉक और शॉक की वजह से आपकी मृत्यु हो गई। तो इस टाइम में ऐसा हो जाता है। इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि जो चूहा वाला दवाई होता है वो बहुत ज़्यादा ही केमिकल से होता है, तो उससे आपको इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इस शॉक की, तो इसमें कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताए थे कि शॉक बहुत प्रकार के होते हैं। शॉक हमें बहुत टाइप से लगता है। टाइप्स में सबसे पहला है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक। इसको मैं समझाऊंगी बारी बारी से। दूसरा मैं लिख लूँ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। देखिए, कार्डियोजेनिक का मतलब क्या होता है, कार्डियोजेनिक का मतलब होता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे दिल में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां हैं। और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक बीमारी का नाम है जो कि हार्ट में होती है, एंड स्टेज हार्ट डिजीज़। एंड स्टेज हार्ट डिजीज़, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आयोटिक स्टेनोसिस। इसमें क्या होती है कि जो नसें होती है, जो आर्टरी होती है हमारे हार्ट में, वो ब्लॉक हो जाती है। वल्वर हार्ट डिजीज़, जिसमें जो वाल्व होती है, अगर ये हमारा हार्ट है और इसमें किस तरह के होते हैं, देखिए यहाँ पे छोटा छोटा दो टाइप से, जैसे खिड़की होता है ना, वैसे ही यहाँ पे लगा होता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ये सही से बंद नहीं होती है। अब बंद कब होना है, जब ब्लड यहाँ से आएगी तो यहाँ पे इसको पहले बंद होना है और फिर खुल जाना है, तो इसका एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग सही से नहीं ये मेंटेन कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है और खून हमारे बॉडी में अच्छे से संचारित नहीं हो पाती है। तो हार्ट में अगर प्रॉब्लम हो जाए, उसी को हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब होता है कि हार्ट में भी प्रॉब्लम है और दिल में भी प्रॉब्लम है। हार्ट में प्रॉब्लम है, दिल में प्रॉब्लम है, सेम बात है। उसके अलावा फेफड़े में प्रॉब्लम है। अब फेफड़े में प्रॉब्लम कैसे होगा, समझिए बात को। एक होता है एम्बोलिक
पल्मोनरी एम्बोलिक, है ना, यहाँ पे मैं लिख दूँ तो नोट्स में आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो उतना डिटेल में मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखूंगी वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फेफड़े में प्रॉब्लम हो जाती है, फेफड़े की जो नलियाँ होती है, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, जो हमारा फेफड़ा है जिससे हम सांस लेते हैं, तो एक नली होती है ना, यहाँ से नली है और यहाँ से जब नली है तो वो आगे जाकर के छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब तीसरा क्या है? तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक तीसरा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में दो चीज़ होता है। कौन सा शॉक होता है इसमें? एक होता है सेप्टिक और दूसरा होता है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस। अब ये जो दोनों शॉक है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या डिफरेंसेस है? सेप्टिक शॉक मतलब इन्फेक्शन के कारण लग जाए, और एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है जो भी बॉडी में नली है, जो भी नसें हैं वो कुछ ज़्यादा ही फैल जाती है। जब वो कुछ ज़्यादा ही फैल जाएगी तो बीपी अचानक से बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब होता है कि बॉडी में जब फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होने लगे, जब बॉडी को सही से खून सही टाइम पे ना मिले, तब ये शॉक लग जाता है। उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। चौथा क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब क्या है कि जब बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाए। अब कब कम होती है? जब आपको डायरिया हो जाता है, मतलब दस्त, और जब आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है तो उस कंडीशन में भी ये कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये वाली शॉक लग जाती है, बॉडी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा एंडोक्राइन शॉक। अब एंडोक्राइन शॉक का मतलब क्या है? एंडोक्राइन शॉक मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं और आपको बताया भी है कि एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। एंडोक्राइन का मतलब होता है बॉडी में जो ग्लैंड होती है, जो ग्रंथियां होती है, और वो कुछ हार्मोन को निकालती है। तो एंडोक्राइन शॉक में क्या हो जाएगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या अगर है तब ये शॉक लग सकती है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है ना, बॉडी में जब थायरॉयड ग्लैंड बहुत कम हो जाती है, इस पर मैंने पूरा डिटेल लेक्चर लिया, तो आप जाकर के इस वाले लेक्चर को देख सकते हो। तो जब बॉडी में क्या हो जाए? हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो जाए, थायरॉयड ग्लैंड यहाँ पे होती है जो कि थायरॉयड हार्मोन को बनाती है, और जब बॉडी में हार्मोन की ये मात्रा बहुत कम हो जाए तब ये शॉक लग सकता है। या फिर जब एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है, ये भी कुछ ग्लैंड बनाता है, ये जो ग्लैंड है ये भी कुछ हार्मोन बनाता है, और ये वाली जो हार्मोन है वो बॉडी में बहुत कम निकलने लगे। बॉडी में कुछ भी हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी, और ज़्यादा कम भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये एंडोक्राइन शॉक लग जाते हैं। छठा क्या है? एनेस्थेटिक शॉक। अब ये जो शॉक होती है ये कब लगती है? ये तब लगती है जब हम पेशेंट को बेहोश होने वाली दवाई, जिसको हम एनेस्थेटिक ड्रग्स बोलते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स बहुत ज़्यादा हम दे देते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, तब ये शॉक लग सकता है। इसी को हमने बोला एनेस्थेटिक शॉक। अब सातवां क्या है? सातवां है हमारा सर्जिकल शॉक। सर्जिकल मतलब सर्जरी के बाद अगर होने वाले शॉक को हम देखें तो उसको हम सर्जिकल शॉक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? इन्फेक्शन भी लग सकती है। उसके अलावा क्या है? इंसुलिन शॉक। अब इंसुलिन शॉक कब होता है? जब इंसुलिन शॉक जब किसी को डायबिटीज़ की समस्या हो और वो इंजेक्शन लगवाए इंसुलिन का, लेकिन गलती से अगर ज़्यादा इंजेक्शन लग जाए, मतलब इंजेक्शन का मतलब है ओवरडोज हो जाए, मेडिसिन ज़्यादा किसी ने दे दिया पेशेंट को, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? वो शॉक में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत अधिक पसीना आएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो ओवरडोज, इंसुलिन के ओवरडोज की वजह से ये वाली शॉक लग जाती है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? जब इंसुलिन शॉक हो गया तो इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है? एक डेफर्ड शॉक होता है। डेफर्ड शॉक। अब ये कब लगता है? जब आपको चोट लग जाए। जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीरो बनते हैं। बाइक को यूँ स्नेक की तरह रोड पे घुमाना है, जैसे कि क्या हो, जैसे कि वो पत्तियां हो और वो हवा के साथ चल रहे हो। तो उस कंडीशन में अगर एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और चोट कहाँ लगता है, कितना उसको प्रेशर पड़ता है, किस जगह पर लगता है, ये कोई आइडिया नहीं होता है। तो उस टाइम में ये वाली शॉक लग जाती है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंजरी के बाद लगने वाले चोट को हम बोलते हैं डेफर्ड शॉक। तो आपने समझा कि शॉक वो वाला नहीं जो आप अपने गर्लफ्रेंड से बात करें और फिर पापा ने देख लिया, अच्छा बेटा तो बात कर रहा है, तो उनको शॉक लग गया। आपको शॉक लग गया कि मैंने इतना छुपाया लेकिन फिर भी उनको मालूम चल गया। तो वो वाले शॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शॉक की बात हो रही है कि बॉडी में आपके प्रॉब्लम्स हो रही है। जब बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है तो बहुत टाइप से शॉक लग जाता है। और बॉडी को जब शॉक लगता है तो वो कितने टाइप से होता है ये आपने
देख लिया, अभी जस्ट आपने देखा है। चलिए तो अब हम देखेंगे स्टेजेस कितने होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपको शॉक लग गया, किसी भी प्रकार का अगर आपको शॉक लगा है तो कैसे लगेगा, इसको हम पहले समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर कोई चीज़ होती है तो वो कैसे होती है ना। तो उसी को हम बोलते हैं स्टेजेस। मतलब क्या होता है कि पहले कैसे लगा, फिर वो कैसे हुआ, और फिर हमने अगर इलाज नहीं करवाया तब क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसी को हम समझेंगे। स्टेज ऑफ शॉक को हम देख लेते हैं। अब इस शॉक का स्टेज कितना होता है, तो अगर हम बात करें तो इसके मेनली 4 स्टेज होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब पहला क्या है? पहला है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज, ठीक है। दूसरा क्या है? कॉम्पेंसेटरी स्टेज। कॉम्पेंसेटरी स्टेज हो गया। तीसरा क्या है? प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज। चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल स्टेज। तो मेनली 4 तरह के स्टेज होते हैं। अब आपको शॉक लग गया, ठीक है, शॉक लग गया, हमने माना। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको शॉक लगा तो उस टाइम में आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बॉडी में जब शॉक लगता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाती है। क्या हो जाती है? सर्कुलेटरी कोलैप्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो अंगों को सही से उसका खाना नहीं मिला। जब आपको खाना नहीं मिलता तो क्या आप एनर्जेटिक फील करते हो? नहीं करते हो। वैसे ही हमारा जो ऑर्गन है वो एनर्जेटिक फील किया ही नहीं। जब ऐसा हुआ ही नहीं तो क्या हुआ? तो जब लोग बहुत अधिक समय तक खाली पेट रहते हैं तो उनको गैस भरने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब है कि बॉडी में एसिड बनने लगा है। उसी तरह हमारे ऑर्गन को भी गैस भरेगा। अब गैस किस प्रकार भरेगा? यहाँ देखिए, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। लैक्टिक एसिड एनर्जी है नहीं, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ATP, यानी कि ATP ऊर्जा जो बनती है बॉडी में वो बिल्कुल ही कम हो गई है, और हमारे ऑर्गन्स को भी गैस भरने लगा है। मतलब यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पेट में जब गैस बनता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, या फिर हम इनो लेते हैं, या फिर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं घर में। लेकिन यहाँ पे इसकी मदद कौन करता है? हमारे अंगों को कौन हेल्प करता है? हमारा लीवर। हमारा लीवर क्या करता है? इस लैक्टिक एसिड को हटाने का काम करता है। लेकिन उसको घूस चाहिए। उसको कौन सी घूस चाहिए? उसको चाहिए ऑक्सीजन, उसको चाहिए खाना, तभी वो काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे लैक्टिक एसिड और पाइरुविक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड और पाइरुविक एसिड बनने लगता है, और उस टाइम में जब लीवर यहाँ पे काम करता है, जब भी ये बॉडी में एसिड बनता है तो इसको चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन इसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, इस वजह से ये भी काम नहीं करेगा, लीवर भी काम नहीं करेगा। अब क्या हुआ? बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कम हो रहा है। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज, जब आपको शॉक लग जाता है। जब बॉडी में ऐसा हुआ तो बॉडी अपना बचाव करती है, और उसी को हम बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी स्टेज। लेकिन बचाव करते टाइम में ये थोड़ा सा बचाव करती है, लेकिन फिर से क्या हो जाता है? बॉडी में हमेशा लगातार ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से प्रोग्रेसिव स्टेज में वो पहुंच गया। अब जब प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंचता है तो ऑर्गन को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई होना बंद, यानी कि बहुत स्लो हो जाता है। बहुत स्लो मतलब एक तरह से मिलता ही नहीं है। इसकी वजह से फिर इरिवर्सिबल स्टेज आ जाता है, जिसमें ऑर्गन्स की डेथ हो जाती है। मतलब अब क्या हुआ? अब ऑर्गन हमारा खत्म हो गया, मतलब पूरी तरह से फेल हो गया। चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, बॉडी में धीरे धीरे करके सभी ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेजेस में हमने देख लिया कि हमें शॉक लगा और फिर किस तरह से ये चीज़ें होती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लक्षण की, अगर हमारे बॉडी में ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो हम क्या क्या महसूस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सिम्टम। तो जब बॉडी में हो रहा है तो हमें क्या होगा? वीकनेस फील होगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी नहीं है तो वीकनेस हो गया। दूसरा, यूरिन बहुत कम निकलेगा, क्योंकि बॉडी काम ही नहीं करी, किडनी जब काम ही नहीं कर रही है तो यूरिन कहाँ से निकलेगा? यूरिन बहुत कम निकलेगा, तो यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है। साथ ही जो हमारा बॉडी है वो बहुत ठंडा पड़ जाएगा। इसका मतलब होता है हल्का सा
पसीना वाला हो जाएगा, जैसे कि हथेली पे पसीना आता है ना, वैसे चिप चिप टाइप का, तो क्लेमी स्किन हो सकती है, इसको हम बोलते हैं क्लेमी स्किन। और पेल स्किन, स्किन पीला भी पड़ सकता है, तो हम पेल स्किन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, डिजीनेस, चक्कर आएगा, उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, उसके जो हार्ट में है वो समस्या हो जाएगी, मायोएंडोकार्डियाइटिस हो सकता है, जिसमें हार्ट की अंदर वाली परत में क्या होती है, सूजन हो सकती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब क्या होगा, व्यक्ति सही से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो बेहोश भी हो सकता है, मतलब अनकॉन्शियस भी वो हो सकता है। तो यहाँ पे हम अनकॉन्शियस भी लिख सकते हैं, आपको लाइन से मिल जाएंगे नोट्स में सभी चीज़ें लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे बस आप समझ लीजिए। तो ये सभी लक्षण आ सकते हैं। अब जब ये सभी लक्षण आते हैं, जब बॉडी में ये सभी चीज़ें हो रही होती है, तो एक चीज़ हम देखते हैं, साइन ऑफ सिवियरिटी। इसका मतलब होता है कि जब आपके साथ ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो कितनी खतरनाक है। इसको हम कैसे मापते हैं, इसको हम मापते हैं साइन ऑफ सिवियरिटी में, जिसमें कितना होता है, जिसमें होता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या होता है कि बॉडी को कुछ भी नहीं मिला, ऑक्सीजन जब नहीं मिल रहा है तो उसको चक्कर आएगा, उसका बीपी बहुत लो हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड 1। अब ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में ये होता है कि जब बॉडी में खून की मात्रा नहीं पहुंच रही है, तो एक चीज़ होती है, मतलब जो हमारी नस है ना, उसमें खून ऐसे खाली हुआ और फिर जब भरने का टाइम होता है तो उसका कुछ टाइमिंग होता है, तो 5 सेकंड डिले हो जाता है। ठीक है, 5 सेकंड डिले हो जाता है। समझिए कि अगर आपकी नसों में 5 सेकंड तक खून नहीं पहुंचेगा तो वो बिल्कुल काम करना कम कर देती है, क्योंकि उसको हमेशा खून चाहिए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्रेड 2 में नसों को खून मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल पाता, मतलब आप पेशाब नहीं कर पाएंगे, पेशाब आपको लगेगा ही नहीं, ये चीज़ें हो जाती है। अब थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में पूरा तरह से आदमी बेहोश हो गया, पूरा फेल होने की स्थिति बन जाती है, और फोर्थ में पूरा तरह से फेल हो जाता है। तो इस तरह हम इसको देख लेते हैं कि साइन ऑफ सिवियरिटी में क्या चीज़ें होती है। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो इसी को हम बोलते हैं साइंस ऑफ सिवियरिटी। तो ये आप समझ गए। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट एक्सरे, देन एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं। अब क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, चेस्ट एक्सरे हम क्यों करेंगे, हम इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब किसी को शॉक लगा है तो फेफड़े में दिक्कत होने की वजह से लग सकती है, पता है कि नहीं है। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं एबीजी एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एट्रियल ब्लड गैस, जो आर्टरी होती है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है ना, सिर्फ एक्सेप्शन के टाइम में होता है कि वहाँ पे वो ब्लड नहीं बहती, वहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाली बहती है। तो इसको हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अधिकतर 99% जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है, और जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को हमें देखना होता है तो हम एबीजी एनालिसिस करते हैं, एट्रियल ब्लड गैस, मतलब एट्रिया में हो गया, आपके आर्टरी में हो गया, कितनी ब्लड है, ठीक, उसकी मात्रा कितनी है, ये हो गया। अब आप ईसीजी कर सकते हैं, हम जानते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से भी शॉक लगता है, तो हम ईसीजी करेंगे। इकोकार्डियोग्राम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इको कार्डियोग्राम। इसका मतलब होता है कि जब आप बोलते हो कि किसी का हार्ट बीट बहुत तेज़ है, कि आपने सांप देख लिया, आपने भूत देख लिया, आपको बहुत तेज़ी से दिल धड़कने लगा, तो वो आपको सुनाई देता है। जब आप यहाँ पे जब कान लगाओगे तो वो आपको सुनने को मिलता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो उस आवाज़ को हम सुनेंगे कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं। और हार्ट जब धड़कता है तो उसका एक कोई रिदम होता है, तो उस रिदम से वो काम कर रही है या फिर नहीं, या फिर जो उसके साउंड होते हैं नेचुरली वैसा साउंड है या फिर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम हम कर सकते हैं। साथ ही हम सीवीपी हम कर सकते हैं, मतलब क्या होता है, चेस्ट वेनस प्रेशर, ठीक है, फेफड़े में जो वेन्स होती है उसमें प्रेशर कितना पड़ रहा है, दबाव कितना पड़ रहा है, तो इसको हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा हम किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। अब शॉक लगने के कारण पेशेंट को पेशाब आ ही नहीं रहा है, तो हम देख लेते हैं कि किडनी में क्या क्या चीज़ें हैं, किडनी कैसे काम नहीं कर रही है, क्यों नहीं बना रही है वो पेशाब यानी कि यूरिन को। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हो गया हमारा सीटी स्कैन कर सकते हैं, उसके अलावा हम यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में अगर हम देखें कि हम कैसे इलाज करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखोगे। और मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट कह लीजिए या फिर आप
ट्रीटमेंट कह लीजिए। पहला तो ये कि आपको ऑक्सीजन देना है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। दूसरा क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है। इसका मतलब होता है कि बॉडी में जब ब्लड कम हो रहा हो, ब्लड में मौजूद जब बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, जब ये कम होता है तो क्या चीज़ हो जाती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ डिटेल में। तो हर बार सेम चीज़ को बताना ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है तो पानी बहुत कम हो जाता है बॉडी में। अब उस पानी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि फ्लूइड बैलेंस करेंगे। फ्लूइड को रिप्लेस, यहाँ पे ब्लड लिखा गया है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट आप लिख लीजिएगा। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में हम 3 चीज़ कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ब्लड भी कम है और ब्लड के साथ मौजूद पानी भी कम है, तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहला हम दे सकते हैं क्रिस्टेलॉइड्स। पहला क्या करेंगे, क्रिस्टेलॉइड्स देंगे, जिसमें हम सबसे पहला दे सकते हैं रिंगर लैक्टेट हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसी को देते हैं। इसके अलावा हम फिर दे सकते हैं सोडियम दे सकते हैं, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट। 2 चीज़ हम इसमें दे सकते हैं। ठीक, इसमें हमने क्या दिया, क्रिस्टेलॉइड्स हम दे सकते हैं अगर हमें ब्लड और पानी को अच्छे से बैलेंस करना हो बॉडी में, तब क्रिस्टेलॉइड्स हमने दिया। दूसरा हमने क्या दिया, कोलॉइड्स हम दे सकते हैं। कोलॉइड्स क्या होती है, ये प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, और ये इसकी जो अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये जो इसका मॉलिक्यूल्स है, मतलब समझ जैसे चीनी का दाना होता है ना, वैसे ही अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बड़े होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, 6 बीटा स्टार्च दे सकते हैं, बीटा स्टार्च, या फिर 6 डेक्स्ट्रन हम दे सकते हैं। ये सब सिंथेटिक कोलॉइड्स होते हैं। इसके अलावा तीसरा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायरेक्ट हम ब्लड भी दे सकते हैं। कब, जब हैमरेज का केस हो, जब बहुत ज़्यादा बॉडी से ब्लड निकल जाए, कहीं पे ब्रेन हैमरेज हो गया हो, बॉडी में कहीं पे भी हैमरेज हो गया हो, उस कंडीशन में अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाता है तो डायरेक्टली हम जो पैक ब्लड होता है उसको हम पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन नोट्स में आपको पूरा लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पे आपने समझ गए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम ऑक्सीजन देंगे, दूसरा हम फ्लूइड बैलेंस करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करके क्रिस्टेलॉइड्स दे सकते हैं, कोलॉइड्स दे सकते हैं, और ब्लड हम दे सकते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा हम क्या दे सकते हैं, तीसरा हम दे सकते हैं वैसो एक्टिव मेडिकेशंस। अब हम यहाँ पे दवाई देते हैं। दवाई में 2 चीज़ देते हैं। पहला तो वैसोडायलेटर्स हम दे सकते हैं, दूसरा हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स दे सकते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स में क्या क्या चीज़ आती हैं, सबसे पहला है डोपामीन दे सकते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स में। दूसरा क्या है, डोपाब्यूटामीन हम दे सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन दे सकते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स में जो मतलब क्या होता है इसका, कि जो ब्लड वेसल्स है वो अगर ज़्यादा फैल जाता है, जब बीपी लो हो जाता है, जब शॉक लग जाता है, तो फिर उसको सिकुड़ा देती है ताकि ब्लड का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो पाए। अब इसमें हमें क्या देना है, डोपामीन देना है, डोपाब्यूटामीन देना है, साथ ही नॉरएपिनेफ्रिन देना है, और एपिनेफ्रिन हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स में दे सकते हैं। अब यहाँ पे वैसोडायलेटर्स जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन होती है, एक बीमारी होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे दिल में प्रॉब्लम होती है, अचानक से चेस्ट में दर्द होने लगता है क्योंकि वहाँ पे खून नहीं पहुँच पाता है। तो इसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स हम देते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स हम दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स। ठीक है, इसके अलावा आप क्या दे सकते हो, इसके अलावा आप दे सकते हो सोडियम प्रूसाइड हम दे सकते हैं। तो वैसोडायलेटर्स में हम ये दोनों मेडिसिन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मेडिसिन भी बता दिया। अब मैं फटाफट से आपको रिकॉल कर देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा शॉक के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा शॉक के प्रकार के बारे में, मतलब टाइप्स, तीसरा हमने पढ़ा उसकी सिवियरिटी मतलब स्टेजेस के बारे में, चौथा हमने पढ़ा साइंस ऑफ सिवियरिटी मतलब कितने ग्रेड्स होते हैं, तो हमने ग्रेड्स को भी बांट लिया। पाँचवा हमने पढ़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन, देन मैनेजमेंट। तो हमने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे अच्छे से लिखे हुए, बिल्कुल अच्छे से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।